गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी सेकेंड बायोटेक्नोलॉजी की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज फूड, व्हाट इज फूड सेफ्टी, फूड क्या होता है, फूड सेफ्टी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फूड सेफ्टी क्या होता है। देन वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड। हजार्ड क्या होते हैं, प्रकोप कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज द हजार्ड, व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हजार्ड। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके तो फूड सेफ्टी की हम एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन डिस्क्राइबिंग हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन वेज दैट टू प्रिवेंट द फूड बॉर्न इलनेसेस। मतलब फूड सेफ्टी क्या होता है, इट इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हैंडलिंग द फूड grains once it is harvested from the field, how to handle the food grains, then how it is prepared, then the storage also comes under this। किस तरीके से हम फूड को सेफली हैंडल कर सकते हैं, उनका फूड स्टोरेज प्रॉपरली कर सकते हैं ताकि हम फूड बॉर्न इलनेसेस से उनको प्रिवेंट कर सकें, फूड को कंटामिनेट होने से प्रिवेंट कर सकें। ओके, सो दिस इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ रूटीन्स दैट शुड बी फॉलोड टू अवॉइड द पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड। बहुत सारी ऐसी रूटीन्स हैं जो कि हमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में हमें फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड। डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ हजार्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हमको वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूटीन। मेनली हजार्ड, हम हजार्ड के मतलब हम समझते हैं कि किसी भी तरीके का प्रकोप, उसे हम कहते हैं हजार्ड। ये दो मेनली दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल हजार्ड एंड द सेकेंड वन इज मैन मेड हजार्ड। ओके, एनवायरमेंटल हजार्ड्स में क्या होता है, जो कि एनवायरमेंट के थ्रू है, जैसे कि ड्रॉट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन, फ्लड, ये सारी चीजें एनवायरमेंटल हजार्ड में आती हैं। उसी तरह मैन मेड हजार्ड क्या होते हैं, जो कि मैन के थ्रू उत्पन्न किए गए हो, जैसे कि मैन मेड हजार्ड में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि टॉक्सिक गैसेस फैक्ट्रीज के थ्रू रिलीज होती हैं, पॉइजनस गैसेस होती हैं, तो दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल हजार्ड। तो हजार्ड क्या होते हैं बेसिकली, these are the different type of, it is a hazards can be of two types, and the main causes of hazards is two: environmental hazards and man made hazards। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार और हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ हजार्ड्स कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड्स, फिजिकल हजार्ड्स एंड केमिकल हजार्ड्स। फिजिकल हजार्ड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि नेल्स, ग्लास बेड्स, पेपर्स, हेयर्स, कोई भी चीजें जो फिजिकल हो, ओके, जिनको हम टच कर सकते हैं, दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फिजिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड्स में कौन कौन से आ जाएंगे, लाइक केमिकल्स, whatever the chemicals which have been either they are used in houses or in the even in the farmer's field also, various chemical pesticides, DDT, malathion, whatever the farmer is using to spray, they come under chemical hazards। And the third is biological hazards। biological hazards को हम biohazards भी बोलते हैं। biological hazards में क्या क्या आ जाते हैं, like different type of microorganisms like bacteria, viruses, protozoa, pathogens, fungi, algae, these all come under biological hazards, which are not visible with our naked eyes, they can only be seen through the microscope। वेराज बायोलॉजिकल हजार्ड में कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हम देख सकते हैं अपनी आइज के थ्रू। ओके, अब एक बार फिर हम ये देखते हैं फिजिकल हजार्ड्स में क्या क्या आ जाएंगे, हेयर, स्टोन, स्टेम, सीड्स, बोन्स, फ्रैगमेंट्स, मैच स्टिक्स, ज्वेलरीज, नेल्स, buttons, beads, and cigarettes and hairs, these all contribute towards the physical hazards। chemical hazards में क्या होते हैं, mainly adulterants, excess of permissible food additives, non-permissible food additives which are not allowed, food colorants, veterinary residues like certain animal residues, they come under veterinary residues, pesticide residues, whatever the pesticides the farmer is using, so they also, these are all invisible chemical hazards in the food। indirectly they are coming into our food which we are consuming। बायोहजार्ड में क्या क्या होते हैं, जैसे इसमें दो प्रकार के आएंगे, इनविजिबल एंड विजिबल। इनविजिबल में क्या आएंगे, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, मोल्ड, वायरसेस। whereas इन विजिबल बायोलॉजिकल हजार्ड में क्या क्या हो जाएंगे, वॉर्म्स, कॉकरोचेस, कैटरपिलर्स, वीवल्स, फ्लाई, दीज ऑल कम्स अंडर विजिबल बायोहजार्ड। तो अभी इतना अभी आप लोगों को समझ में आया। नाउ वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब हम देखेंगे, अभी हमने हजार्ड देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड देख लिए, कौन कौन हजार्ड के
कॉजेज क्या क्या होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल हजार्ड्स होते हैं, और दूसरा है कि मैन मेड हजार्ड्स क्या होते हैं. नाउ वी विल गो इनटू हाउ वी कैन मैनेज द हजार्ड्स, हाउ वी कैन मैनेज द मैनेजमेंट ऑफ हजार्ड्स. नाउ वी विल सी मैनेजमेंट ऑफ हजार्ड्स. फर्स्ट इज, तो मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, फर्स्टली वी हैव टू गो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स. ओके, वी हैव टू आइडेंटिफाई द हजार्ड. So identification of hazards में first point क्या आएगा, to identify the place where we work should be inspected. मतलब कौन सी ऐसी particular place है जहाँ पे ये hazard है, we have to inspect, we have to see, मतलब उसका हमें उसकी हमें पहचानना है, प्रकोप जहाँ पे भी hazard है उसको हमें पहचानना है. तो identification is the first step. Now the suppose for example if we consider any construction building, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है जहाँ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द पॉसिबल हजार्ड्स और द रिस्क विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वर्क. देन सेकेंड थिंग इज, जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनका हमें प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना चाहिए. सो द हेल्थ चेकअप शुड बी डन ऑफ द वर्कर्स. एंड अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इंस्पेक्शन शुड बी डन. ओके, फर्स्ट इंस्पेक्शन हमें करना होगा कि कौन कौन से वहाँ पे रिस्क हैं, कौन कौन से वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, व्हाट इज द, नाउ वी हैव देन नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर द प्रॉपर हेल्थ चेकअप ऑफ दीज वर्कर्स. एनी रिस्क, और अगर हमें कोई भी रिस्क मिलती है देन वी शुड गो फॉर मिनिमाइजिंग और एलिमिनेटिंग दैट रिस्क. कंप्लीटली हम एलिमिनेट कर सकते हैं और वी कैन मिनिमाइज द रिस्क. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होगा, एसेसिंग द रिस्क. मतलब हमें जो हजार्ड है उसका आकलन करना है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ रिस्क दैट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके, एस्टिमेट द रिस्क, इसमें हमें उसका आकलन करना है. Safety measures should be followed. All the safety measures should be followed in order to avoid that type of risk involved. Second is, हमें इसमें ये भी देखना है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ रिस्क, मतलब इंटेंसिटी क्या है रिस्क का. ओके, देन थर्ड इज कंट्रोलिंग द रिस्क. पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाइंग द रिस्क, मतलब हमें रिस्क को पहचानना है. सेकंड, हमें उसका आकलन करना है, एसेसिंग द रिस्क. देन थर्ड इज कंट्रोलिंग द रिस्क, मतलब हमें कैसे उस रिस्क को कंट्रोल करना है. अब कंट्रोल के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं. फर्स्ट थिंग, जैसे ये इसमें हमने इस उल्टे हुए ट्राइंगल में ये समझाया हुआ है कि एलिमिनेशन. फर्स्ट थिंग वी कैन गो फॉर एलिमिनेशन ऑफ दिस, कंप्लीटली वी कैन एलिमिनेट, और वी कैन वर्क प्लेस से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर केस है जहाँ पे हम उस रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, देन सेकेंड स्टेप व्हाट वी कैन गो फॉर इज सब्स्टिट्यूटिंग द रिस्क. मतलब हम उस रिस्क को किसी ऐसी चीज से सब्स्टिट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें जिसमें कोई कंपैरेटिवली लेस रिस्क हो. थर्ड इज वी कैन गो फॉर आइसोलेशन ऑफ रिस्क, मतलब जो ह्यूमंस का जो रीच है उस रिस्क के लिए उसे हम आइसोलेट कर दें, उन पर्सन को हम आइसोलेट कर दें उस पर्टिकुलर एरिया से. आइसोलेट द रिस्क फ्रॉम द रीच ऑफ ह्यूमन. एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंजीनियरिंग कंट्रोल, मतलब हम ऐसे गुड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स हमारे काम में लाएं जिसमें कुछ रिस्क ना हो, या फिर तो उसमें सबसे मिनिमम रिस्क हो, अवॉइडेबल रिस्क हो. ये कोई बिल्डिंग्स या फैक्ट्रीज में भी अप्लाई हो सकता है ये सारी चीजें, या फिर तो फार्मर के फील्ड में भी अप्लाई हो सकता है. यू शुड यूज गुड इक्विपमेंट, गुड फार्मिंग इक्विपमेंट, सो दैट देयर इज कंसिडरेबली लेस रिस्क ऑफ एनी हार्म. नाउ अभी हमने देख लिया हजार्ड्स का मैनेज कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क. ओके, या फिर तो इसमें ये लास्ट पॉइंट लिखा है इंजीनियरिंग कंट्रोल. इंजीनियरिंग कंट्रोल में ये पीपीई का मतलब है कि पर्सन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मतलब PPE stands for person protection equipment. मतलब कुछ वर्कर्स को हम ऐसे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी दे सकते हैं, लाइक वी कैन गिव हेलमेट्स टू देम, और वी कैन गिव कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हेलमेट्स दे दिया जाता है, और दे आर गिवन सर्टेन ग्लव्स. So these comes under PPE. In this way we can control the risk. Now we will go for food storage. हमने फूड देख लिया, फूड सेफ्टी क्या होता है देख लिया. नाउ हाउ वी कैन स्टोर द फूड. ओके, once the food is harvested from the field, एक बार फूड को फार्मर्स की फील्ड से हार्वेस्ट कर दिया जाता है, then that particular food is stored for some time in a particular safe place. उसको कुछ एक टाइम पीरियड के लिए हमें एक सेफली उसको एक जगह सेफली हमें उसको स्टोर करना होता है. दैट इज कॉल्ड फूड स्टोरेज. ओके, so that we can avoid any food borne illnesses और हेल्थ हजार्ड्स. तो इसको कंटामिनेट होने से बचने के लिए हमें ऐसे एक पर्टिकुलर प्लेस में उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टोर करना होता है. तो व्हाट इज फूड स्टोरेज, इसको हम देखेंगे. फूड स्टोरेज मीन्स स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल इन अ प्लेस आफ्टर हार्वेस्टिंग फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट कैन बी यूज सेफली. मतलब हार्वेस्टिंग के बाद फूड मटेरियल को हम एक ऐसे प्लेस में सेव कर सकें, उसके बाद हम कुछ टाइम के पीरियड के बाद उसे हम
use safely and fresh. It should be fresh and safely we can use it again. Some food materials, ये सब आप लोगों को पता होगा, जैसे कुछ food materials होते हैं, they are very easily perishable, मतलब they get very easily spoiled, like dairy products, like meat products, they get easily spoiled. So they are highly vulnerable for perishable. They come under perishable commodities. Okay, so even now the storage for these products becomes even more important. More storage becomes more important for all these perishable products which have the tendency of getting spoiled easily. So there is always a chance of food materials can get spoiled easily. So the need for food storage even becomes even more important for them. For example, like meat products and dairy products, they get easily spoiled. We need इसको हमें store करने के लिए we need cold storages and we also need aseptic conditions. Okay, cold storages में हम मतलब हम चाहते हैं कि जो consumer की plate पर जो खाना आए, it should be fresh, it should be full of nutrition and all the nutrient content should be intact in them. Okay, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? We have to store these perishable commodities in the aseptic conditions, या फिर तो हमें cold storages में store करना होता है. Aseptic conditions क्या होते हैं? They are hygienic conditions. दो सरफेस जहाँ पे डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किए जाते हैं, जहाँ पे कोई कंटामिनेशन, देयर शुड नॉट बी एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज एसेप्टिक कंडीशन. Okay, so it should be free from any pathogens like viruses, bacteria, that is called as aseptic conditions or hygienic conditions. Like meat products, dairy products, they get easily spoiled for their storage, so we need cold storage and aseptic conditions for their storage. Food grains also same. In the food grains also, they have to be stored for a long period of time. If we see any crop, they have to be stored for a long period of time. Even some of the food storage, they are stored for food grains, they are stored for even for many years. So if we reduce the moisture content in that food grain, we can store it for a longer span of time. Okay, then टाइप्स ऑफ स्टोरेज. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्टोरेज होते हैं, डिफरेंट प्रकार स्टोरेज के डिफरेंट फूड मटेरियल्स के लिए. जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर हम सबसे पहले देखें, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज depending upon the conditions and depending upon the cheaper rates also. Okay, first is natural or common storage. नेचुरल या कॉमन स्टोरेज में क्या होगा? जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेनली विलेजेस में दे आर स्टोर्ड इन द नेचुरल और इन द कॉमन स्टोरेज, दे आर स्टोर्ड इन द ओपन प्लेसेस. Okay, not they are cheaper and they are mostly found in villages. In this type of storage, fruits and vegetables, they are stored in the natural environment. They are stored in the natural environment where we don't have any control on the air circulation, the temperature, the relative humidity. We don't have any control on this. Things which can be stored like potato, onion, turmeric, ginger, bay, radish, guava, papaya, beetroot, and various fruits, they can be stored in the natural or in the open storage. This method is cheap and is usually used in the villages to store the fruits and vegetables. Okay. Second type of storage is like evaporative cooler storage. यहाँ पे क्या होता है? Cool chambers they are used. Mainly cool chambers use किए जाते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं. Cool chambers they are used to store the fruits and vegetables. Okay. Cool storage ये बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है कूल चेम्बर्स का? दे रिड्यूस द टेम्परेचर. ओके, जब भी हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस की जो एक्टिविटी होती है वो अरेस्ट हो जाती है, वो रिटार्ड हो जाती है. वी कैन रिटार्ड द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो वो करता है, दैट लीड्स टू फाइनल कंटामिनेशन ऑफ द फूड, फूडबॉल इलनेसेस को जो कॉज करता है, वो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है वंस वी रिड्यूस द टेम्परेचर. ओके, so second point is evaporative cold storage or the cool chambers they are used. Then third is cold storage. This is very common nowadays. This is very commonly used like storage of fruits and vegetables. Storage of fruits and vegetables, what is done here in reduced temperature. This type of artificial environment, because this is cold storage is an artificial environment. We are creating certain favorable environmental conditions in a particular closed room or the cold storages where we have control on the relative humidity, on the temperature, on the direction of the airflow, everything we have in control. So we can keep the fruits and vegetables, perishable products and other fruits and vegetables fresh for a long span of time. Okay,
Here in the cold storages, the maximum temperature we keep is 15.6 degrees Celsius and minimum temperature is around 2.22 degrees Celsius. So this is a range of temperature which is maintained in most of the cold storages. Now second is, what is the principle of cold storage? हम इसमें कोल्ड स्टोरेजेस में जो हम फूड ग्रेन्स या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो स्टोर करते हैं उसका बेसिकली कोल्ड स्टोरेज का प्रिंसिपल क्या होता है? It is main thing what we are doing in the cold storages is we are reducing the activity of microorganisms. We are arresting or retarding the activity, microbial activity, जो बैक्टीरिया वायरसेस या जो भी पैथोजेंस हैं उनकी हम एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे रहे हैं, एक फ्रीज कर दे रहे हैं. वी आर फ्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ दिस टू रिड्यूस द बायोकेमिकल रिएक्शन. अब टेम्परेचर को हम लोअर डाउन कर रहे हैं. वंस वी आर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इन द कोल्ड स्टोरेज, वी आर ऑल्सो इनडायरेक्टली reducing the biochemical reactions occurring inside the foods and vegetables. जो cells होते हैं fruits and vegetables के, वो freeze down हो जाते हैं उसी state में. If we are keeping any fruits and vegetables for about -80 degrees Celsius, we also have fridge in cold storage at around -80 degrees Celsius where the activity. अब आप खुद सोचिए कि किसी फ्रूट या किसी भी सेल टिश्यू को हम इतने हाई लोअर टेम्परेचर में फ्रीज डाउन कर दें तो उसकी सेल्स की जो एक्टिविटी होती है वो रेजिस्ट हो जाती है, वो वहीं स्टॉप हो जाती है. दे गेट फ्रीज. So indirectly we are trying to keep the fruits and vegetables fresh. Okay, so we are also reducing the moisture level. Moisture level cold storages में क्या होता है? Moisture level, that is relative humidity. Relative humidity यहाँ पे क्या होती है कि whatever the amount of moisture which is present in the fruit, it is reduced. अब moisture level जो हम moisture level को हम एकदम भी reduce नहीं कर सकते हैं. Okay, so there are certain limits where we keep the relative humidity in the cold storages at a permissible limit, at the controllable limits we keep there. So हम अगर हम किसी फ्रूट या वेजिटेबल, किसी फूड क्रॉप का हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर लेवल बिल्कुल रिड्यूस कर दें तो उसका मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो सूख जाएगा, दैट इट विल बिकम ड्राई. सो दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन. और हम या फिर तो हम एकदम मॉइस्चर लेवल उसका एकदम हाई बढ़ा दें तो उससे क्या होगा? मोल्ड्स या बैक्टीरिया के पैथोजेंस के ग्रो होने की चांसेस रहते हैं. सो वी हैव टू कीप इट इन द मॉडरेट लेवल. नाउ दिस इज अभी हमने स्टोरेजेस के डिफरेंट टाइप्स देखे. कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं, evaporatively कूलर स्टोरेज क्या होते हैं, कॉमन स्टोरेज, नेचुरल और कॉमन स्टोरेज क्या होते हैं. नाउ वी कैन सी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज. कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज या फिर तो इसको हम CA स्टोरेज भी कहते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव strategy or the innovations which is found in storage of fruits and vegetable storage systems. Okay, CA is one of the most important innovations in food and vegetable storage systems in the 21st century. CA क्या होता है? It refers to constant monitoring. अभी mainly हम देखेंगे environmental factors कौन कौन से होते हैं. There are only two most important environmental factors. First is oxygen and the second one is carbon dioxide. Okay, अगर हम इन दो लेवल्स का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को हम मेंटेन करके रखें और वी ट्राई टू एडजस्ट देम or and we always keep a monitoring eye on that, then it may lead to better storage capacity. Okay, mainly CA में क्या होता है? It refers to constant monitoring and adjustment of the carbon dioxide and oxygen levels when the gas tight stores or containers. गैस टाइट स्टोर्स और कंटेनर्स में हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को एक उसको एडजस्ट करके रखते हैं और उसका हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते रहते हैं. ओके, मेनली CA टेक्नोलॉजी में क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल को हम रिड्यूस कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को हम इंक्रीज कर देते हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल इन द CA storage system, and along with that we also do refrigeration. Okay, so what we do is we reduce the oxygen level, we increase the carbon dioxide level, along with that we also do refrigeration. Okay, so altering the two most important factors of environment, that is oxygen and carbon dioxide, by altering the levels of storage of fruits and vegetables, this technique is called as controlled atmospheric storage. Maintaining the environmental factors like oxygen and carbon dioxide in the controlled room, containers, vessels, packets is called as controlled atmospheric storage. We can do this adjustment in either in the containers or in the controlled rooms or in vessels or in packets also. Okay, so this is called as controlled atmospheric
स्टोरेज इन जनरल अगर देखें तो ऑक्सीजन लेवल 20.9% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नियरली अबाउट 40 कार्बन डाइऑक्साइड is nearly about 0.03%, nitrogen is 78.1% and other gases is 0.97%. बेसिकली फार्मर्स लेवल पे तीन प्रकार के स्टोरेज होते हैं. फर्स्ट इज बैग स्टोरेज, सिंपल बैग स्टोरेज. फार्मर्स दे ऑलवेज यूज अ सिंपल jute bags for storage of the food grains and fruits and vegetables. Jute bags, they are used to keep the food grains. This is an age old technique, we all know. Second is bulk method. In the mandis you must have seen that they make a huge bulk or the hill of food grains is created. So this is another second method of storage, that is bulk method. Third is open storage. Food grains are stored in open places in the dryland areas where less humidity is there. Okay, so food grains हमेशा open storage में क्या होता है, open places में dryland areas में they are kept in the open, like you can see in the pictures. Moisture content is also reduced by this method in the food grains because they are kept in the open environmental conditions. So the moisture level reduces because of the open, because there is evaporation. Okay, so they are drying in the open environment. So these are the three different methods of the storage, like bag storage, bulk method, and open storage. Here we will complete today's topic of food management. Now we'll go into the discussion part. Thank you.